हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकाश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रेजी फॉर यूपी पीएससी। सो सारा मैम कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे होंगे। प्रे करता हूँ आगे भी अच्छे बने रहेंगे। आज मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक जो टॉपिक है सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना और प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि आप यहीं से संविधान की शुरुआत होती है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग उद्देशिका से स्टार्ट करेंगे। आप ये सामने जो इमेज देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल। ठीक है, तो ये देखिए शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष, इस तरीके से जो उद्देशिका है इसको आपको रटना है लाइन टू लाइन। आज मैं इसके एक एक शब्द का ऑपरेशन करने वाला हूँ। मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको कि किस शब्द का क्या मतलब है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, देखिए ये यूपी पीसीएस में इससे 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, प्लस वनडे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले लाइन ये कह रही है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो कहाँ से आए हैं, वो सीधे सीधे जो आए हुए हैं वो अमेरिकी संविधान से आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। देखिए कभी कभी आपको मिल जाएगा किसी बुक में ऑस्ट्रेलिया भी मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा है इसलिए, लेकिन मेन जो आपका रहेगा वो अमेरिकी संविधान से रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अच्छा, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है ये उद्देशिका है और यहाँ पे बात हो रही है उद्देश्य प्रस्ताव को। देखिए ये और ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई 1946 को, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को जेएल नेहरू ने क्या करा, एक उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। देखिए संविधान बन रहा था तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब संविधान बनाते टाइम उसमें मूल चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। ठीक है, इसलिए हम इसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। हाँ, बाद में इसने उद्देशिका का रोल ले लिया, तो याद रखना है कि ये 13 दिसंबर 1946 को जो था ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान में अंतर्निहित है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसे स्वीकार कर लिया गया, किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि यहाँ पे जब स्वीकार करने की बात की गई है ये है उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका नहीं है। अगर उद्देशिका अगर पूछा जाएगा कब बनकर तैयार हुई, कब स्वीकार की गई, तो वो 26 नवंबर 1949 आएगा। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को है प्रेजेंट होता है और 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और उसी बेस पे क्या होता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। अब देखो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पेशली बोला गया था कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसको स्थापित करना है। ठीक है, इसी का संकल्प दिया गया था तथा जो हमारी उद्देशिका है उसमें हमें मुख्य आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसे भारतीय संविधान की मूल कुंजी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, मूल कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मान लिया कि अगर आपके संविधान में कोई शब्द है उसकी व्याख्या आपको करनी है, तो आपको पता होगा कि इस उद्देशिका के थ्रू हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम इस कुंजी के थ्रू उसकी चाबी, मतलब इसके थ्रू हम उसका ताला खोल सकते हैं। मतलब जो संविधान है एक लॉक है और उसकी चाबी जो है ये उद्देशिका है। मतलब अगर संविधान को समझने में दिक्कत आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सीधा उद्देशिका का रेफरेंस देती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 2 महान क्रांतियों के आदर्श मिलते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। इसमें पॉइंट में लिखना भूल गया, पीटी जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, जो हमारी उद्देशिका है इसमें 2 महान क्रांतियां हैं। ठीक है, वो जो 2 महान क्रांतियां हैं कौन कौन सी हैं, सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति। देखिए यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारी जो उद्देशिका है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है। बंधुत्व मतलब भाईचारा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा मतलब फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इसी के साथ रूसी क्रांति भी है। रूसी क्रांति से सामाजिक और आर्थिक न्याय, आपने उद्देशिका में इन शब्दों को देखा होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 2 महान क्रांतियां भी हैं, कौन कौन सी, फ्रांसीसी और रूसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
कैसे ऐसे कह सकते हैं? अच्छा आप थिंक करिए, जैसे मान लिया कि अभी सुशांत सिंह राजपूत था, वो मर गया, उसकी डायरी मिलती है, तो उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं कैसे क्या उसकी लाइफ थी, कैसा क्या उसका नेचर था। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे आप कोई व्यक्ति कुछ लिखता है कुछ इस तरीके से, तो ये इनके थॉट से जो है हम जान सकते हैं उनके विचार क्या थे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी थी। मतलब इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके विचार क्या थे, ठीक है। इसे भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो इसमें है, इसलिए इसको जन्म कुंडली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, ओनली वन टाइम, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, प्रस्तावना में अभी तक केवल वन टाइम संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946, याद रखना इस सन को, ठीक है। सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946, ठीक है। अब इस संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन में उद्देशिका में प्रथम पैरा, इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। आपको उद्देशिका में दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। मतलब जो 42 अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ, उसमें आपको देखेंगे ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा हो गया, और जो इसमें सेकंड लास्ट पैरा है उसमें बोलते हैं ये अखंडता, ठीक है। ये शब्द जोड़ा गया है कब? ये बाद में, मतलब मूल संविधान की जो उद्देशिका थी 26 नवंबर 1949 वाली, उसमें ये तीन शब्द नहीं थे, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं इसके एक एक शब्द को। मैंने क्या कहा था कि हमारी जो उद्देशिका है, मैं इसके एक एक शब्द का जो है ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो आज हमें पता है कि हम एक एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन शुरू होती है हमारे संविधान की उद्देशिका की, वो शुरू होती है हम भारत के लोग। अच्छा, ये हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रस्तावना में वर्णित संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग। मतलब हमारी जो प्रस्तावना है या जो संविधान की जो शक्ति है, अगर हमारे देश की जो शक्ति की बात की जाएगी तो वो जो हमारी देश की जो शक्ति है किस में निहित है? भारत के लोगों में। अर्थात भारत की जो जनता है वो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। मतलब जनता ही जनार्दन है, ठीक है। जनता जनार्दन है, अर्थात हम भारत के लोग से अभिप्राय भारत के वयस्क मताधिकार से है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हम भारत के लोग मतलब क्या? जो भारत में जो शक्ति का केंद्र है वो वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष के ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश अधीनता से मुक्त हो गया। आपको पता होगा 1757 से लेकर 1947 के दौरान भारत किस तरीके से रहा है, कैसे कैसे उसकी हालत रही है, कितनी समस्याएं झेली हैं, और हम एक तरीके से गुलाम बनकर रहे हैं और हमने उनके अकॉर्डिंग काम किया है। मतलब हम स्वतंत्र नहीं थे और हमारी जो नीतियां थी वो अंग्रेज तय करते थे, ठीक है। तो लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ है कि अब हम जो है उस अधीनता से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो भारत सरकार है वो किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। अब जो भारत सरकार है वो किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं है। पहले किसके थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, परंतु अब किसी के अधीन नहीं है। अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के निर्णय के लिए किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इससे पहले तो हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। तो कोई भी काम करना है, कोई भी शक्ति वाला, जैसे मान लें आंतरिक मामला से बाह्य मामला हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब तो हम पूरी तरीके से 1947 के बाद आज़ाद हो गए हैं, तो अब हम अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। अब हम उनसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारी गवर्नमेंट अपने में सक्षम है। इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। अब हम पूरे में अपने में संपूर्ण हो गए हैं। प्रभुत्व मतलब शक्तिशाली हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं। अब हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, अब हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से, मतलब, ठीक है। तो अब ब्रिटिश की मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है, जैसे कॉमनवेल्थ में आप कहेंगे कि अब तो हम जब पूरी तरीके से ब्रिटिश की अधीनता से मुक्त हो गए तो कॉमनवेल्थ में हम क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? तो याद रखना, भारत की यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने का तरीका है वो स्वैच्छिक है। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है। हम लोग स्वैच्छिक रूप से वहाँ पे उसमें करने वाले हैं। हम समाजवाद के बारे में या समाजवादी, ये जो मूल उद्देशिका थी उसमें नहीं था। ये कब ऐड हुआ है? ये 42 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसी 1976 में, उसमें इसको ऐड किया गया है, ठीक है। आपको मैंने पहले पेज पे बताया था
कि 1976 में जो है वो 3 शब्द ऐड किए गए थे। तो प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष था, तो पहला शब्द तो ये है। अब इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो समाजवादी है, संविधान में इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल संविधान में नहीं था ना, ये बाद में ऐड किया गया है, इसलिए इसको वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। इनडायरेक्टली तो इसकी डिफिनेशन आपको मिल जाएगी संविधान में, परंतु डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से अगर कहोगे तो इसको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है क्या? देखिए, समाजवाद का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आपको स्पष्ट होगा कि समाज के लिए स्पेशली, ठीक है, समाज के लोगों के लिए। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका मुख्य लक्ष्य जो होगा वो सभी लोगों के जीवन की न्यूनतम या मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, तथा साथ में अवसर की समता और समाज में शोषण और भेद को समाप्त करना है। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब समाजवादी विचारधारा भी कई प्रकार की होती है। देखो, समाजवादी एक कैप की तरह है, एक ऐसी टोपी है जिसको पहनने वाला अपने हिसाब से पहनता है और अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। तो समाजवाद की कई परिभाषाएं इस समय प्रचलित हो जाती हैं। तो इसी तरीके से तो समाजवाद जो है वो यहाँ पे साम्यवादी समाजवाद, ठीक है, और ये समाजवाद दोनों में दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या करा कि हमें ये पता था कि इस समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम था, लेकिन जो साम्यवादी समाजवाद है उसमें राज्य का नियंत्रण बहुत सख्त होता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य से मतलब होता है सरकार संस्था से है, ठीक है, भारत देश से वगैरह से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर कब्जे की जब बात की जाएगी तो साम्यवादी सरकार में राज्य का बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने दोनों से हटकर क्या किया, बीच का रास्ता अपनाया। हमने मिश्रित व्यवस्था को अपनाया, और जिस वजह से हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हमारी डिफिनेशन में जब भी लिखेंगे। तो हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें क्या होता है, इसमें देश के भौतिक जो संसाधन होंगे उनका यथासंभव समानता के साथ वितरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब धन का संकेंद्रण किसी एक ही हाथ में या कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, वो अपनी जीवन शैली चलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर ये सारी शक्ति दे गई, ये सबके पास अधिकार होगा। ठीक है। अच्छा, जो केटी शाह थे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को ऐड करने की बात कही थी। उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, इस तरीके के शब्द, 3 शब्दों की ऐड करने की बात करी थी, परंतु क्या हुआ था कि अंबेडकर जी ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अंबेडकर जी ने इसको मना कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पंथ निरपेक्ष। ये भी 1976 में ऐड हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्ष से मतलब होता है भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इससे तात्पर्य है, आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अच्छा, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर कैसे करें? धर्म निरपेक्ष से मतलब होता है कि धर्म से बिल्कुल हट ही जाओ, अलग। मतलब भारत में किसी धर्म से कोई मतलब ही ना हो, खत्म ही कर दो बिल्कुल। ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग पंथ निरपेक्ष वाले हैं। हम धर्म से बैर नहीं रखते हैं, हमको धर्म पसंद है। ठीक है, लेकिन हम किसी एक धर्म को यहाँ पे वरीयता नहीं देते हैं कि भारत है हिंदुओं के लिए है या मुस्लिमों के लिए, इस तरीके से नहीं कहते। इसलिए आपने देखा होगा संविधान में हिंदुस्तान शब्द की बात नहीं की गई है। संविधान में जब भारत के नाम की बात की जाएगी तो क्या नाम बोला जाएगा? इंडिया और भारत, सिर्फ 2 ही नाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो किसको इंडिकेट करता है? हिंदुओं को। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता? पंथ निरपेक्षता के ऊपर फिर क्या होता? ये दिक्कत करता है सब। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है। मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा भी नहीं देता है, ठीक है, और ना ही किसी धर्म का विरोध करता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। अगर मुझे कोई धर्म अच्छा लगता है तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग क्यों, ठीक है, तो हमारे वहाँ पे छूट मिली हुई है कि हमें जैसा सही लगता है वैसे हम उस धर्म में रहेंगे। ठीक है, तो भारत में कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना है। मतलब भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम इस तरीके से। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष से तात्पर्य मतलब धर्म से नाते ही खत्म कर दो, धर्म होने नहीं चाहिए। यहाँ पे एक लाइन याद आती है, एम के गांधी, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था राजनीति को हम धर्म से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उस धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख इकाई वाला नहीं था जो इस टाइम चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, अच्छा, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी अंबेडकर जी ने प्रस्तावना में शामिल करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था, उपासना, ये तो पहले ही अपनाए जा चुके थे और इनका मेन मतलब यही होता है कि पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
तो इसलिए इसको मना कर दिया था। जैसे ही वहाँ पे केटी शाह ने बोला था, सेम वही यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र से तात्पर्य होता है लोगों का शासन। अभी तक तो हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, तो यहाँ पे वही ब्रिटेन का शासन और राजा रानियों का शासन हुआ करता था। हमारे वहाँ के राजा भी शासन करते थे, परंतु अब लोकतंत्र हो गया है। इसका मतलब होता है, अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी है। कहा है लोकतंत्र शासन वह होता है जहाँ जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासित शासन होता है। ठीक है, मतलब लोकतंत्रात्मक शासन वह होता है जहाँ जनता सरकार चलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है, भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। अब जनता स्वयं नहीं चलाती है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए कुछ लोग होते हैं जो सरकार को चलाते हैं। मतलब वहाँ की जो सरकार होती है वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है। ठीक है, इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य जो है नकारात्मक, अगर नकारात्मक, देखो ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि यूपीएससी में जो है इस तरीके का पॉइंट कई बार आया हुआ है। ठीक है, गणराज्य से तात्पर्य नकारात्मक रूप से अगर देखेंगे तो इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत तथा मनोनीत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वंशानुगत तथा मनोनीत नहीं होगा। अगर सकारात्मक की बात की जाएगी तो सकारात्मक की परिभाषा जब भी आएगी तो सकारात्मक लिखा होगा। अब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या जो प्रधान होगा वो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक वाली बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप सकारात्मक को भी समझ जाएंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट ज़्यादा आया इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, अच्छा, गणराज्य से दूसरा मतलब क्या है, गणराज्य के जो सभी नागरिक होंगे अब वो समान होंगे। मतलब अब किसी भी पद पर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, अब किसी भी पद पर जो है लोग जो है वो निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, 35 की एज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई रखी, कोई ऐसी कोई योग्यता रखी है जो आम लोगों के पास ना हो। देखा होगा कोई आम व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमने सब जो देश का सर्वोच्च पद रखा है वो भी आम नागरिक के लिए रखा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। गणराज्य मतलब क्या है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हर आदमी को वही अधिकार है, मतलब वो भी राजा बन सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे गणराज्य से मतलब है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ये दिखाएंगे, अर्थात अब भारत का राष्ट्र अध्यक्ष अब निर्वाचित होगा तथा प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति पद तथा सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित में भाग ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्याय। हमारे संविधान में की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। सबसे पहले सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है समाज के संसाधनों का समाज में उचित वितरण हो, जाति लिंग धर्म तथा प्रजाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, ध्यान रखना है, तथा सभी के लिए शिक्षा स्वास्थ्य और आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से मतलब होता है संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं है, बल्कि समाज में वंचित लोगों को जीवन बेहतर बनाना है। आर्थिक न्याय का मतलब समझ रहे हैं, आर्थिक न्याय देने से मतलब ये है कि सरकार ऐसा ना करे जो संपत्तिशाली उनकी संपत्ति को छीन ले और गरीब लोगों को बांट दे। ये तो कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि अगर कोई गरीब है तो गरीब इसलिए है क्योंकि उसके संसाधनों पर अमीरों ने कब्जा कर रखा है, और उन अगर गरीबों को उनका हक देना है तो क्या करना होगा, क्रांति लानी पड़ेगी। उस क्रांति के लिए क्या करना है, अमीरों से उनकी संपत्ति को छीनना है। ठीक है, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध करा है। गांधी जी कहते हैं कि अगर आज जो गरीब हैं वो अगर अमीरों से लड़कर उनकी संपत्ति छीन लेंगे तो जो आज गरीब हैं वो क्या होंगे, वो अमीर बन जाएंगे। फिर आगे क्रांति दूसरी होगी, क्योंकि अब जो संपत्ति जिनके पास थी वो तो छिन गई, वो तो गरीब हो गए। तो ये अमीर और गरीब की खाई बनी रहेगी। तो इसलिए क्या कहा उन्होंने, कहा संघर्ष से नहीं सहयोग से हो सकता है। ये जो बीच की खाई है अमीर गरीब की, ये सहयोग से खत्म हो सकती है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। राजनीतिक न्याय से मतलब है सभी को राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर। ठीक है, जैसे गणराज्य था वही चीज़ है। मतलब इसमें ये भी अरेंज करने के लिए आ गया था, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की बात की गई, ध्यान रखना है। कौन कौन सी है वो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की बात की गई है। अब इनमें एक एक का मीनिंग यही है कि एक तरीके से देखेंगे कि विचार, आपको विचार रखने की पावर है, यहाँ पे अभिव्यक्त कर सकते हैं उन चीज़ों को। प्लस धर्म के बारे में जब भी बात की जाएगी तो याद रखना है कि जो धर्म है या विश्वास है या उपासना है, ये व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। ठीक है, इसका निर्धारण सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो इसमें क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का आधार दिखाई देता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये सब जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, इसमें हम पूरी तरीके से लीगली अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की इसमें हमें समानता दी गई है, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा की और अवसर की।
संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव आपके संविधान में मिले, सबको इक्वल रखा गया है। इसलिए अमीर गरीब, पुरुष महिला, उच्च तथा निम्न जाति वर्ग के आधार पर व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव संभव नहीं है। व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए चयन की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बंधुता। सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास हो और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करना प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश काल था हमारे वहाँ पे, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे राज करी थी, उस टाइम हमारे में बहुत ज़्यादा फूट पड़ी हुई थी। या कह सकते हो कि उस दौरान से लेकर जब भी हम हमारे जो स्टेट थे, हमारी जो रियासतें थी, वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। तो अब जब हम एक भारत बना रहे हैं, जब हम एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्यों का संघ होगा तो उसमें आपस में हम लोग ना लड़ें। ये इम्पोर्टेंट था ना, कि कोई ये ना कहे कि जैसे पहले राजा हमारे पहले भारत के अंदर ही अगर किसी ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हमारे घर की दीवारें ही कमजोर थी, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते थे अपनी सीमाओं को बढ़ाने घटाने के लिए। तो अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया, वही फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। अब क्या करना है कि हम आगे इस तरीके से ना लड़ें आपस में, एमपी वाले बिहार वालों से ना लड़ें, यूपी वाले जो है पश्चिम बंगाल वालों से ना लड़ें। इस तरीके से क्या करना है कि हम लोगों को इस बंधुता को बनाए रखने की एक समस्या था, इसलिए इसके ऊपर जो है स्पेशली यहाँ पे काम किया गया है। तो यही बताया गया है कि प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, राष्ट्र ना कि राज्य। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक रूप से है, राष्ट्र शब्द से इससे नागरिकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब भावनात्मक एकता मिलती है। जैसे क्या होता है, अभी क्या होता है, अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यूपी बिहार वालों में आपस में कंपटीशन रहता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कंपटीशन रहता है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल की, अगर चाइना से कुछ होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो सारे भारतवासी एक साथ खड़े होते हैं। तो इसीलिए क्या किया है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग करा है, राज्य शब्द का नहीं। राज्य शब्द का इसलिए नहीं करा क्योंकि राज्य जो है प्रशासनिक शक्ति का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जब आज़ादी के बाद जब देश के समक्ष एकता और अखंडता के लिए अनेक चुनौतियां विद्यमान थी। ये ध्यान रखना है, जब भारत की आज़ादी के बाद जब इसको मर्ज कर रहे थे रियासतों को, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। वो चार समस्याएं थी। पहला, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना। उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद व अलगाववाद। पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में कबायली आक्रमण और देश में सांप्रदायिक दंगे। ये जो था उस समय आज़ादी के टाइम की एक बड़ी समस्या थी, जो बंधुता को तोड़ रही थी। ठीक है, ध्यान रखना है, इस वाले टॉपिक के ऊपर हम पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो टॉपिक है हमारा पार्ट फर्स्ट का भी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसके ऊपर हमेशा चर्चा चलती रहती है और हमेशा इशू बने रहता है। तो देखिएगा, प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हुआ है। ठीक, अभी आपको मैंने पहले पैरा पे क्या बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1977 को प्रस्ताव पारित हो गया। तो वो प्रस्ताव और उद्देश्य का दोनों अलग है, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखिए, वो चीज़ यहीं पे आपको मिल रही है कि जो प्रस्तावना है उसका निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, अब कब भारतीय संविधान बना? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है, इस दिन कंप्लीट हो गया था, साइन वगैरह सब कुछ हो गया था। ठीक, और इसी दिन आपने देखा था कि उद्देशिका को अंगीकृत किया गया था। उसमें नीचे लाइन लिखी होती ना कि आज मैं एतद द्वार होकर 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत आत्मर्पित समर्पित करता हूँ। तो क्या हुआ कि उद्देशिका को है, प्रस्तावना का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना का निर्माण जो है भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हुआ है। इसलिए प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, ना कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान बना है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल आदर्श एवं उद्देश्यों का वर्णन है। अच्छा, ये इसी टॉपिक को रिलेटेड कई आपको मतलब समस्याएं जो आती हैं, केसेस, इसीलिए अगर इतना ये सब ना होता दिक्कत, तो हम आज क्यों पढ़ रहे होते हैं कि संविधान क्या भाग है या नहीं है। अगर उद्देशिका संविधान से पहले बनी होती तो 100% वो पार्ट होता, मतलब तब तो कोई इशू ही नहीं था। संविधान बनने के बाद उसको लाया गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, बेशक इसमें वही उद्देश्य प्रस्ताव वाले सारी चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना से संबंधित केस या वाद। सबसे पहला केस आता है इंद्रू बेरूबारी का, जो 1960 में आया था। ठीक है, ये जो बेरूबारी है ये एक प्लेस है, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल साइड में। ठीक है, तो जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम ये जो भूमि थी, ये वाली बेरूबारी वाली, ये भूमि जो थी ये पाकिस्तान को देनी थी, जो पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है,
तो सरकार ने क्या करा, इस ज़मीन को पाकिस्तान को देने की बात कही, लेकिन वहाँ जो बेरूबारी प्लेस था वहाँ की जनता कह रही थी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्लेस इंडियन गवर्नमेंट ऐसे किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि जनता भारत में रहना चाहती थी। इसलिए स्पेशली ये बोला गया कि मतलब हमारे संविधान में और हमारी संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि सारी शक्ति तो जनता में निहित है। और इसीलिए जनता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने ले गई इस बात को और सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और ये बात कही कि आप कहते हैं कि हमारी उद्देशिका कहती है कि सारी शक्ति तो जनता में निहित है, और आप जनता से जनमत संग्रह कराए बिना ही बेरूबारी प्लेस को आप किसको पाकिस्तान को सौंपे दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, एक तरीके से संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो उच्चतम न्यायालय ने ओपनली एक ही बार में उस याचिका को खारिज कर दिया और स्पेशली ये कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत पावर है, वो भारत राज्य के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, उसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये मामला सामने आया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, एक मिनट सॉरी, उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, मतलब इसी बेस पे तो केस हुआ था, इसलिए तो निर्णय दिया कि संविधान का भाग नहीं है और इसके ना रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु जब कभी संविधान की भाषा संदिग्ध होगी या अस्पष्ट होगी तो उद्देशिका का संविधान को समझने में मदद कर सकती है। ठीक है, मतलब उसके थ्रू हम उसकी डिफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केशवानंद भारती केस आता है इसके बाद 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी के निर्णय को यहाँ पे पलट दिया और ये कहा कि जो संविधान की उद्देशिका है वो इसका अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, जो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना तथा इसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा भी कहा है। ठीक है, ये गोलकनाथ केस भी आएगा उसमें भी। यहाँ पे न्यायपालिका ने प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे वो साइन लगाना भूल गया, पर ये अलग पॉइंट है। मतलब न्यायपालिका जब कभी कोई समस्या होती है संविधान में तो वो क्या करेगा, प्रस्तावना के थ्रू उसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन नहीं है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग है। मतलब जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की शक्ति के बारे में नहीं बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्या है, परंतु प्रस्तावना तभी भी संविधान का भाग है, ये कथन में आया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ठीक, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। ये ध्यान रखना है, अगर पूछता है क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बशर्ते उसका मूल ढांचा ना परिवर्तित हो। अब मूल ढांचा क्या है, सबसे पहली बात तो याद रखना है मूल ढांचे में कि मूल ढांचे का निर्धारण करेगी न्यायपालिका। ठीक है, मूल ढांचे का निर्धारण कौन कर रही है, न्यायपालिका, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक स्वरूप, पंथनिरपेक्ष, अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि का शासन, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के निरीक्षक तत्व, इन सबको तो मूल ढांचा घोषित किया गया है। मतलब इनमें तो संशोधन इम्पॉसिबल है। तो उद्देशिका की मोस्टली पार्ट में तो पहले इसमें मतलब उन्होंने मूल ढांचा घोषित कर दिया है। अगर अभी भी आपको उद्देशिका को चुनौती देनी है तो उन तीन शब्दों के बेस पर हो सकती है। कौन, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता। अगर ये तीन शब्द किसी तरीके से संविधान को चैलेंज कर रहे हो या कहीं पे उसकी वजह से असुविधा हो रही हो तो उस बेस पर हम उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। वैसे अगर बात की जाएगी तो ये अब संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात उपरोक्त सभी तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना में सम्मिलित है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। देखिए अब यहाँ पे दोनों रीजन आपके सामने आ गए। एक बार तो ये भी कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और यहाँ पे कह रहा है संशोधन नहीं हो सकता है। तो दोनों कथन का यूपीएससी स्टाइल में है। देखो जब उसने बोला है कि मूल ढांचे को छोड़कर, अब मूल ढांचे में तो सब कुछ आ गया, बचा ही क्या मूल ढांचे की जब, क्योंकि आपने अभी देखा ना मूल ढांचे में क्या क्या था। तो अगर ऐसे बात की जाएगी तो इनडायरेक्टली जो है तो कह सकते हो कि उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर बात की जाएगी तो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि मूल ढांचे में तो सब तो आ गया, तो करोगे क्या संशोधन, उसमें कॉमा हटाओगे या फिर क्या हटाओगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उद्देशिका जो है वो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आपने देखा होगा वही बेरूबारी वाला केस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत आता है, ये कथन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके आधार पर
सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगी या कोई इसके बेस पर कोई केस डिसाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस करने हैं इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में। पूर्व न्यायाधीश जो हिदायतुल्लाह जी थे उनके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना यूसे के स्वतंत्रता की घोषणा पत्र की बात है, मैग्निफेस्टो की तरह ये जो है। ठीक है, के मुंशी ने इसको जन्मकुंडली बताया है तथा ठाकुर भार्गव ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा कहा है। ठीक, निष्कर्ष पे आते हैं। प्रस्तावना संविधान का दर्शन तथा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसमें संविधान के आदर्शों एवं संस्थाओं का समावेश किया जाता है। यह संविधान की व्याख्या का मूल स्रोत है और राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नेताओं के आदर्शों एवं सिद्धांतों का लिखित रूप है। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ। मैंने एक एक शब्द के बारे में डिफाइन कर दिया है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम भारत के लोगों से जैसे शुरू होता है तो मैंने हम भारत के लोग से स्टार्ट करा है और इसके एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है। देखिए, जैसे ये आपके सामने उद्देश्य का है, अगर इसके बारे में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ से शुरू कर इनको अच्छे से डिफाइन करा। इसके बाद मैंने बताया है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया वहाँ पे डिफाइन कर दिया। आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।